कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से, जहां चार शातिर चोर एक पूरी की पूरी एटीएम मशीन ही उखाड़कर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। अगले दिन प्रीतम नाम का एक लड़का अपने दादाजी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। शिकायत बड़ी अजीब थी। दादाजी का पुराना टेप रिकॉर्डर खो गया था। उस रिकॉर्डर में प्रीतम की स्वर्गीय दादी की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड था, जिसे सुने बिना दादाजी को नींद नहीं आती थी। लेकिन पुलिस तो पहले से ही एटीएम चोरी के बड़े मामले में परेशान थी, इसलिए कांस्टेबल गुस्से में प्रीतम को वहां से भगा देता है। प्रीतम अपने दादाजी को घर भेजकर दोबारा अकेले पुलिस स्टेशन जाता है और जिद पर अड़ जाता है। नतीजा यह होता है कि गुस्से में कांस्टेबल उसे लॉकअप में बंद कर देता है। तभी वहां एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर पेड्रो की, जो एटीएम चोरी को लेकर पहले से ही सरदर्द में था। लॉकअप में बैठा प्रीतम पेड्रो से कहता है कि सर, अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालो तो सिर्फ 15 मिनट में वो एटीएम ढूंढ निकालूंगा। पेड्रो उस पर भरोसा करके उसे कंप्यूटर सिस्टम पर बिठा देता है। और भाई साहब, प्रीतम तो निकला छुपा रुस्तम। वो महज कुछ ही सेकंड्स में चोरों के नाम, फोटो और उनकी लाइव लोकेशन पेड्रो के हाथ में थमा देता है। दरअसल प्रीतम एक बहुत बड़ा हैकर था, जो किसी वजह से हैकिंग छोड़कर अब वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता था। प्रीतम के बताए पते पर पेड्रो अपनी टीम के साथ एक वेल्डिंग की दुकान पर धावा बोलता है। ताला तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, वहां एटीएम मशीन और वो चारों चोर मिल जाते हैं। जब उनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उन्होंने किसी अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त की शादी का खर्चा उठाने के लिए एटीएम चुराया था। पेड्रो चारों को जेल में डाल देता है और प्रीतम के टैलेंट से इंप्रेस होकर खुद उसे अपनी गाड़ी से घर छोड़ने जाता है। रास्ते में पेड्रो पूछता है कि इतना टैलेंट होने के बाद भी वो वैक्यूम क्लीनर क्यों बेचता है, लेकिन प्रीतम इस बात का कोई जवाब नहीं देता और बात को टाल जाता है। प्रीतम को छोड़ते ही पेड्रो को उसके सीनियर का फोन आता है कि मिनिस्टर के घर चोरी हुई है। पेड्रो तुरंत वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि मिनिस्टर की वाइफ का फोन अचानक गायब है। पेड्रो दिमाग लगाता है और मिनिस्टर के पीए को समझाता है कि कोई चोर सिर्फ एक फोन के लिए मिनिस्टर के घर में नहीं घुसेगा। फोन जरूर घर में ही कहीं छूट गया है, जिसे मैडम रखकर भूल गई होंगी। तभी पेड्रो की नजर मिनिस्टर के छोटे बेटे पर पड़ती है और उसे उस पर शक होता है। पेड्रो बच्चे से पूछताछ करने के लिए मिनिस्टर से परमिशन मांगता है, लेकिन मिनिस्टर उल्टा पेड्रो पर ही भड़क जाता है कि मेरे बेटे के पास किस चीज की कमी है जो वो चोरी करेगा। चुपचाप जाओ और मेरी पत्नी का मोबाइल ढूंढ कर लाओ। गुस्से में पेड्रो मोबाइल शॉप जाकर उसी कंपनी और मॉडल का नया फोन खरीदता है और एटीएम चोरों में से एक को ऑफर देता है कि अगर वो मिनिस्टर की पत्नी का फोन चुराने का इल्जाम अपने सिर ले तो वो उसकी सजा कम करवा देगा। यह सुन चोर मान जाता है। पेड्रो उसे लेकर मिनिस्टर के घर पहुंचता है और नया फोन मिनिस्टर को देकर कहता है कि इसी चोर ने फोन चुराया था जिसे मैंने ढूंढ निकाला है। चोर भी हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन तभी पासा पलट जाता है। मिनिस्टर की बीवी अंदर से अपना असली फोन लेकर आती है और कहती है कि यह फोन तो मेरे बेटे के कमरे में रखा था, तुम पुलिस होकर झूठ क्यों बोल रहे हो। यह सुनकर मिनिस्टर का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है कि जब तुम एक मिनिस्टर के साथ धोखा कर सकते हो तो आम जनता के साथ क्या ही करते होगे। यह कहकर मिनिस्टर उसे सस्पेंड करने की धमकी देकर भगा देता है। घर पहुंचकर पेड्रो को पता चलता है कि मिनिस्टर ने उसका ट्रांसफर साइबर सेल में करवा दिया है, जिससे उसका मूड एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि उसे कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था। पहले ही दिन जब वो कंप्यूटर पर बैठता है तो उसकी जूनियर कहती है कि वो जल्द ही सीख जाएगा। तभी एक आदमी कंप्लेन लेकर आता है कि किसी ने उसके सिस्टम पर अटैक करके सारा डेटा चुरा लिया है। अब अनजान पेड्रो उस आदमी से कहता है कि जाओ सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। यह सुनकर वो आदमी गुस्से में चिल्ला उठता है कि हैकिंग में सीसीटीवी का क्या काम। दुखी होकर पेड्रो अपने सीनियर यानी डीआईजी के पास जाता है और वापस क्राइम ब्रांच में अपना ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करता है। डीआईजी उसे समझाते हैं कि अभी मंत्री जी बहुत नाराज हैं, थोड़ा उनका गुस्सा हल्का हो जाए तब मैं उनसे बात कर लूंगा। तब तक तुम साइबर सेल में रहकर किन्हीं 3 केस को सॉल्व कर दो तो कुछ ही दिनों में मैं वापस तुम्हें क्राइम ब्रांच में डाल दूंगा। यह सुन पेड्रो डीआईजी की बात मान जाता है। कुछ सजेशन लेने के लिए वो तुरंत प्रीतम के घर चला जाता है। उसने प्रीतम से वादा किया कि अगर 3 केस सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारे दादाजी का वो खोया हुआ टेप रिकॉर्डर ढूंढ दूंगा। प्रीतम पहले तो पुलिस के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन दादाजी की कसम की वजह से वो मान जाता है, जिससे खुश होकर पेड्रो अपने घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी उसके पास उसकी एक पत्रकार दोस्त का फोन आता है, जो बताती है कि अभी अभी उसके पास कार्लोस नाम के एक आदमी का ईमेल आया है, जिसमें लिखा है कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जान से मारने वाला है और खुद भी सुसाइड करने वाला है। यह सुनकर पेड्रो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर प्रीतम को भी बुलाता है। वहां प्रीतम एक ट्रैकिंग लिंक रेडी करता है और उस एंकर दोस्त से कहता है कि वो कार्लोस को ये लिंक मेल कर दे। जैसे ही कार्लोस मेल खोलता है, प्रीतम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। वो एक होटल में था और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारने ही वाला था, इसलिए प्रीतम और पेड्रो तुरंत होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर होटल में कार्लोस नकली आईडी दिखाकर अपनी पत्नी का कमरा नंबर पता कर लेता है, जहां वो अपने प्रेमी के साथ थी, और दोनों को मारने के लिए वो कमरे की तरफ जाने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त प्रीतम और पेड्रो वहां पहुंच जाते हैं। कार्लोस उन पर गोलियां चलाने लगता है और कमरे में जाकर अपनी पत्नी पर बंदूक तान देता है। तभी पेड्रो उसे समझाता है कि आज तुम अपनी पत्नी को तो मार दोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हें सुपरमैन मानता है। अगर उसे पता चला कि तुमने उसकी मां की जान ले ली तो तुम अपने बेटे के सामने विलेन बन जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? यह सुनकर कार्लोस रोने लगता है और बिना अपनी पत्नी को मारे वहां से चला जाता है। इस तरह पेड्रो अपना पहला केस सॉल्व कर लेता है। इसी खुशी में वो प्रीतम को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी बीवी उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि आज उनके बेटे लियो का जन्मदिन था। लेकिन पुलिस की नौकरी के चक्कर में पेड्रो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। असल में लियो की मौत के बाद से उसकी पत्नी सदमे में रहने लगी थी, जिस वजह से आज भी दोनों में बहुत बहस होने लगी और उसकी पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। अगले दिन वो ऑफिस में बैठे बैठे अपनी पत्नी को कॉल करने लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर से वो साइबर सेल में ट्रांसफर की वजह से और दुखी था। इसलिए मूड ठीक करने वो प्रीतम के पास चला गया। प्रीतम ने उसे समझाने की कोशिश की कि जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे भाभी कैसे आएंगी। लेकिन तभी पेड्रो का फोन बजा और कांस्टेबल बताता है कि प्रीतम के दादाजी का टेप रिकॉर्डर मिल गया है। यह सुन प्रीतम और पेड्रो तुरंत थाने पहुंचे, लेकिन टेप रिकॉर्डर में वो कैसेट ही नहीं थी जिसमें उसकी दादी का गाया हुआ गाना था। यह देख प्रीतम फिर से दुखी हो गया। तभी टीवी पर न्यूज चलने लगी कि मिनिस्टर का बेटा अचानक से गायब हो गया है। यह देख पेड्रो समझ गया कि अगर मैंने इस बड़े केस को सॉल्व कर दिया तो मिनिस्टर
उससे माफी मांगकर खुद उसे वापस क्राइम ब्रांच में डाल देगा। वहीं किडनैपर मिनिस्टर को कॉल करके धमकी देता है कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तभी पेड्रो मिनिस्टर के घर पहुंचता है, लेकिन उसे देख मिनिस्टर भड़क जाता है और कहता है कि यह तो पहले ही मेरे साथ धोखा कर चुका है। लेकिन डीआईजी मिनिस्टर से कहते हैं कि यह साइबर सेल में जाकर सुधर गया है, इसे एक मौका दे दो। डीआईजी की बात मानकर मिनिस्टर उसे एक मौका दे देता है, इसलिए पेड्रो तुरंत किडनैपर के नंबर को ट्रेस कर उसकी जानकारी निकाल लेता है और पुलिस को वहां भेजता है। लेकिन कांस्टेबल फोन करके बताती है कि वो नंबर तो एक बुढ़िया के नाम पर है जो मर चुकी है। यह सुन मिनिस्टर भड़क गया और पेड्रो पर चिल्लाने लगा कि जब तू मेरी पत्नी का फोन नहीं ढूंढ पाया तो मेरे बेटे को क्या ढूंढेगा। यह कहकर उसने गुस्से में पेड्रो को वहां से भगा दिया। लेकिन अब पेड्रो की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने गुस्से में मिनिस्टर को जबरदस्त सुना दिया कि एक तो तुम नेता लोग हम पुलिस वालों को काम ही कहां करने देते हो। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी पत्नी का फोन आपके बेटे के पास है, अगर आप अपने बेटे से पूछताछ करने देते तो फोन भी मिल जाता और वो आज आपके पास होता। यह कहकर पेड्रो गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन तभी मिनिस्टर का पीए भागकर बाहर आया और पेड्रो से कहा कि मिनिस्टर ने तुमसे सॉरी कहा है और तुम ही को यह केस सॉल्व करने को बोला है। खुश होकर पेड्रो अगले दिन प्रीतम के साथ मिनिस्टर के घर पहुंचता है। फिर जैसे ही किडनैपर मिनिस्टर को कॉल करता है तो पेड्रो उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है और तभी प्रीतम लैपटॉप से उस किडनैपर की लाइव लोकेशन निकाल लेता है। पेड्रो तुरंत अपनी टीम को वहां भेजता है और सख्त हिदायत देता है कि जब तक बच्चा सही सलामत नहीं मिल जाता तब तक कोई भी किडनैपर को नहीं पकड़ेगा। कांस्टेबल उसकी बात मानकर दूर से ही किडनैपर पर नजर रखता है और पेड्रो को फोन करके बताता है कि किडनैपर रोज दूध और बियर खरीद कर लाता है, जिससे पेड्रो का शक और भी बढ़ जाता है। वो दिमाग लगाता है कि दूध वो जरूर बच्चे के लिए ले जाता होगा और बियर खुद पीता होगा। लेकिन प्रीतम का दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ था। वो पेड्रो को साइड में ले जाकर बताता है कि सर मुझे लगता है कि इस बच्चे की किडनैपिंग में कहीं ना कहीं खुद मिनिस्टर की बीवी भी शामिल है। पेड्रो चौंक कर प्रीतम से पूछता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है। तो प्रीतम उसे समझाता है कि सर पिछले 10 दिनों से मिनिस्टर की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट नहीं डाली है। पेड्रो कहता है कि भाई जिसका बच्चा किडनैप होगा वो भला इंस्टाग्राम पर पोस्ट क्यों डालेगा। प्रीतम उसे समझाता है कि सर बच्चे को किडनैप हुए बस 2 दिन हुए हैं, लेकिन मिनिस्टर की पत्नी ने 10 दिन से कोई पोस्ट नहीं डाली है। यह सुनकर पेड्रो के भी होश उड़ जाते हैं और उसे भी मिनिस्टर की पत्नी पर गहरा शक होने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भला एक माँ अपने ही बच्चे को किडनैप क्यों करवाएगी। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है और वो कौन सा केस होगा जिसे सॉल्व करके पेड्रो दोबारा क्राइम ब्रांच में जा पाएगा। यह सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।